बच्चों, अपन लोगों ने हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस वाला अपना चल रहा था चैप्टर। उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्सेस हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस शुरू किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन है पॉलिंग के नियम के अनुसार नहीं हो रही थी, विद्युत ऋणता के अनुसार नहीं हो रही थी, क्योंकि विद्युत ऋणता के अनुसार जो बंधित परमाणु है उनकी विद्युत ऋणता में जितना ज़्यादा अंतर होता है वो उतना स्थायी होता है ना। तो इस हिसाब से एक इक्वेशन जब हमने कल देखी थी तो उसमें देखा था कि सीजियम फ्लोराइड बनना चाहिए था, क्योंकि सीजियम और फ्लोराइड की विद्युत ऋणता में बहुत ज़्यादा अंतर है ना। तो इस हिसाब से उसको बहुत स्थायी होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में वो नहीं बन करके हमारी इक्वेशन में सीजियम आयोडाइड बना था। और इसका कारण ये था कि एक मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ कंबाइन करता है, यानी पियर्सन के HACCP सिद्धांत के अकॉर्डिंग इक्वेशन हुई थी, है ना। उसमें हमने ये देखा था कि एक हार्ड एसिड हार्ड बेस को और एक सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस को प्रीफर करता है। फिर हमने उनकी हीट ऑफ एटमाइजेशन देखी, तो हमने देखा कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस की जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है बहुत ज़्यादा होती है और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की कम होती है। तो इसका मतलब एक हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच में प्रबल आकर्षण पाया जाता है। तो इसका क्या कारण है, ये हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे। तो पहला कारण हमने ये जाना था कि कठोर अम्ल और कठोर क्षार के बीच में प्रबल विद्युत आकर्षण होता है, यानी बंध का जो प्रबल प्रकृति है वो आयनिक है। फिर दूसरा कारण हमने ये जाना कि जितना छोटा आकार होता है कक्षकों का अतिव्यापन भी उतना अच्छा होता है, और इसलिए हम कोवलेंट बॉन्ड से भी इनकार नहीं कर सकते। फिर मैंने कल आपको एक चार्ट बताया था जिसमें हमने कार्बन फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स की बॉन्ड एनर्जी को देखा था। तो आपने देखा था कि कार्बन कार्बन की जो बंध ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें अतिव्यापन सबसे अच्छा होता है, जबकि सिलिकन में थोड़ी कम, सिलिकन सिलिकन बॉन्ड की कम। देन जर्मेनियम बॉन्ड की और भी कम हुई थी। और इस तरह से आप देखेंगे जैसे ही फैमिली में हम ऊपर से नीचे आते हैं आकार बढ़ता है, तो सहसंयोजक बंध की जो बनने की प्रवृत्ति होती है वो कम हो जाती है और बंध कमजोर होता है। अब हम देखो थोड़ा सा और आगे इसको और बढ़ते हैं। इसमें आप देखोगे कि कल मैंने आपको होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में बताया था। ये हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल हैं। एल्कली जो मेटल्स हैं उनके हैलाइड्स को मैंने लिया है, और इसमें आप देखेंगे कि आई हैव प्लॉटेड द कर्व बिटवीन द बॉन्ड लेंथ एंड द हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो आप बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या देखेंगे कि जो एल्कली मेटल्स होती हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा स्लोप आ रहा है वो लिथियम वाली लाइन का आ रहा है। देखो आप ध्यान से देखो बच्चों, लिथियम वाली लाइन का जो स्लोप है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है ना। और बाकी जो मेटल्स होती हैं उनके स्लोप थोड़ा कम आ रहा है, पहली बात। तो इसका कारण ये है कि जो लिथियम फ्लोराइड है वो एक प्रबल टिपिकल एग्जाम्पल है कठोर अम्ल और कठोर क्षार का, क्योंकि लिथियम बहुत ही छोटा है, लिथियम प्लस, और फ्लोराइड भी बहुत ही छोटा है, और इसलिए इसका स्थायित्व बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए इसकी परमाणुकरण की एल्थैल्पी का मान बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए लिथियम वाली जो लाइन है उसका ढाल सबसे ज़्यादा है। बाकी जैसे जैसे हम सोडियम पोटेशियम सीजियम की तरफ जाते हैं आकार बढ़ता जाता है और मृदुता बढ़ती जाती है, और अगर कोई चीज़ मृदु होगी तो उसका फ्लोराइड के साथ जो संयोजन होगा वो इतना प्रभावी नहीं होगा, और उसका स्थायित्व कम होने से हम क्या देखते हैं कि जो लाइन है उसका स्लोप कम होता जाता है। इसके अलावा जितने भी फ्लोराइड हैं वो अपनी लाइन की तरफ से मुड़े हुए हैं। इसका कारण अगेन वही है कि उनका जो एक्सपेक्टेड स्थायित्व है उससे कम स्थायित्व है ना। एक्सपेक्टेड अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन होती, स्थायित्व ज़्यादा होता, लेकिन जो फ्लोराइड हैं उनका स्थायित्व अनुमान से थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि जो एल्कली मेटल्स होती हैं उनका आकार बढ़ता जा रहा है, और आकार बढ़ने से फ्लोराइड के साथ उनका संयोजन थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आकार बढ़ेगा धातु आयन की जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ती जाती है। ठीक है ना भाई। अब इसमें आप और एक चीज़ देखोगे कि फिर बाकी अगर लाइन पे आप देखोगे तो लिथियम फ्लोराइड के बाद क्लोराइड आ रहा है, ब्रोमाइड आ रहा है, आयोडाइड आ रहा है, इसी तरह से सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आ रहा है ना। तो जैसे जैसे क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड की तरफ जाते हो तो आकार बढ़ता जा रहा है, और अगर आकार बढ़ रहा है तो डेफिनेटली बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है। अब आप देखेंगे कि इसमें अगर अब हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, होमोडायटोमिक और हेट्रोडायटोमिक दोनों को मैंने ले लिया है। इसके अंदर आप देखें होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल भी मैंने लिए लाइन, और हेट्रोडायटोमिक को भी लिया है। तो आप ये ध्यान से नोट करना बच्चों कि जो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल हैं उनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो हमेशा हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल से
कम होती है। होमोडायटोमिक आप समझ गए, जिसमें दोनों एटम समान हो, और हेटेरोडायटोमिक क्या, जिसमें कि दोनों एटम डिफरेंट हो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक मर्करी आयोडाइड को छोड़ दो, है ना। देखो ध्यान से देखो कि मर्करी आयोडाइड होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल या होमोपोलर बॉन्ड एनर्जी से कम उसकी एनर्जी है मर्करी आयोडाइड की, और बाकी सबकी एनर्जी इससे ज़्यादा है ना। तो इसमें आप ये बात ये देखेंगे बच्चों कि जो मर्करी आयोडाइड है वो दिस इज़ द टिपिकल एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस, और इसीलिए ये बहुत ही कम ऊर्जा वाला है, जबकि जितने भी हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब एक और फैक्टर है, और वो कहलाएगा पाउलिंग की आयनिक अनुनाद ऊर्जा, है ना। क्या वर्ड बोला मैंने, पॉलिंग आयनिक अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा, यानी पॉलिंग आयनिक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल में पाई जाती है, और इसीलिए उनका स्थायित्व बहुत ज़्यादा होता है। बेरिलियम फ्लोराइड जो लाइन है आप देखो, उसका ढाल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बेरिलियम फ्लोराइड एक टिपिकल एग्जाम्पल है कठोर अम्ल और कठोर क्षार का, और उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी पॉलिंग आयनिक अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा का मान भी बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए इसका स्थायित्व ज़्यादा होने से इसका ढाल भी बहुत ज़्यादा है। मर्करी आयोडाइड के लिए हम कह सकते हैं कि एक प्रारूपिक मृदु अम्ल और मृदु क्षार का संयोजन है, क्योंकि मर्करी +2 एक सॉफ्ट एसिड है, आयोडाइड एक सॉफ्ट बेस है, और इसकी पॉइलिंग आयनिक अनुनाद ऊर्जा का मान लगभग 0 है, और इसी कारण से इसकी जो बंद ऊर्जा होती है वो इवन होमोडायटोमिक से भी कम होती है। गॉट इट। अब जैसे जैसे अपन और देखते हैं इसमें, तो ये जिंक, कैडमियम, मर्करी के तीनों कर्व बनाए मैंने, फ्लोराइड से लेकर आयोडाइड की तरफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद में मैंने इसमें और क्या बनाया है, सेकेंड ग्रुप की मेटल के हैलाइड्स लिए हैं, यानी क्षार मृदा धातु के हैलाइड हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम, है ना। तो इस सारी लाइन के सारे मतलब बेसिक पॉइंट मैंने आपको क्लियर करे हैं। देखिएगा आप, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मर्करी वाली लाइन का देखो ढाल सबसे कम है। यहाँ पे आप देखो बच्चों कि जो मर्करी वाली लाइन है उसका ढाल बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो मर्करी फ्लोराइड होता है उसका स्थायित्व बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि मर्करी +2 तो एक सॉफ्ट एसिड है और फ्लोराइड एक हार्ड बेस है, तो इनकी स्टेबिलिटी कम होने से इसका ढाल भी कम है ना। जबकि बेरिलियम फ्लोराइड दोनों हार्ड एसिड और हार्ड बेस है, और इसलिए इसका ढाल सबसे ज़्यादा है। गॉट इट। अब आप यहाँ देखेंगे और क्या पॉइंट अपने हैं, वो एक तो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको कंक्लूज़न बताऊंगी पूरे का। ठीक है, ये देख लीजिए कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम में जो लाइंस होती है वो राइट हैंड साइड की तरफ डिस्प्लेस हो रही है। ओके, इसके अलावा अब हाँ, ये कंक्लूज़न मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो लिथियम फ्लोराइड की जो टोटल बॉन्ड एनर्जी है वो 573 किलो जूल पर मोल है। तो इस कुल बॉन्ड एनर्जी में, है ना, आधा योगदान तो है आयनिक बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि लिथियम प्लस और फ्लोराइड के बीच में प्रबल विद्युत आकर्षण है, और इस प्रबल विद्युत आकर्षण की वजह से क्या है, दोनों के बीच में मजबूत आयनिक बंध पाया जाता है। राइट। अब बचा कितना, 1/4। तो 1/4 योगदान है कोवलेंट बॉन्ड का। वो कैसे? क्योंकि लिथियम का भी आकार छोटा है और फ्लोराइड का भी आकार छोटा है, तो इनमें अतिव्यापन बहुत अच्छा होता है, और इसलिए 1/4 योगदान है कोवलेंट बॉन्डिंग का। राइट। रिमेनिंग अब कितना बचा, 1/4 योगदान होता है पॉलिंग की आयनिक अनुनाद ऊर्जा का, यानी पॉलिंग आयनिक रेजोनेंस एनर्जी का होता है। और इसका कारण ये है कि जो लिथियम प्लस है, इसका कारण ये है कि जो विद्युत इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिथियम प्लस से इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन पर आवेश का स्थानांतरण होता है ना। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, देखो सब चीज़ों का हम सार निकालें तो ये है, नंबर 1 पॉइंट, हार्ड इंटरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, है ना। कठोर क्रिया ही महत्वपूर्ण है ना। एक हार्ड एसिड ही हार्ड बेस को पसंद करता है। सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन करना उसकी एक प्रायोरिटी नहीं होकर के बची हुई स्पीसीज का संयोजन मात्र है। ओके। इसके अलावा कठोर क्रिया का जो कारण होता है
वो आयनों के मध्य पाए जाने वाले अधिक आकर्षण का स्वाभाविक गुण है, अर्थात आयनिक बंधन है ना। पहला कारण क्या बताया हमने, आयनिक बॉन्डिंग, राइट। दूसरा कारण हम कह रहे हैं कि छोटे आकार के कारण बहुत अच्छा अतिव्यापन होता है, इसलिए अपन क्या कह रहे हैं, सहसंयोजक बॉन्डिंग, राइट। इसके अतिरिक्त पॉलिंग की आयनिक अनुनाद ऊर्जा भी हम कह सकते हैं, और मृदु मृदु जो इंट्रैक्शन होता है उसका कारण है लंदन फोर्स या पाई बॉन्डिंग। ओके बच्चों, सो दिस वी हैव कंप्लीटेड our this topic of electronegativity versus hardness and softness. In my next video I will explain you the application of hard and soft acid and bases. आप देखेंगे कि मैं आपको काफ़ी क्वेश्चंस समझाऊंगी उसके, कि एक्सप्लेन वाई के क्वेश्चंस होंगे, और काफ़ी लॉजिकल और इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।